नमस्कार दोस्तों। देखो एक नया नोटिफिकेशन आया है, वो है आईबीपीएस का। वो इस वीडियो हम लोग में देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ठीक है? क्योंकि ऐसे बहुत अलग अलग नोटिफिकेशन, अलग अलग वैकेंसी के वीडियोस हम लोग आपके लिए लेके आते हैं रोजगार स्टेशन चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। ये नोटिफिकेशन जो है ये है कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, जो जिसको सीआरपी बोलते हैं। सीआरपी, इसके अंदर पोस्ट है क्लर्क्स का, और ये क्लर्क्स का पोस्ट अलग अलग बैंकों का है, ठीक है? ये कंडक्ट किया है आईबीपीएस ने। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। इसमें क्या क्या है देखते हैं। देखो इस पहले पेज पे दोस्तों ये जो डेट्स दिए हैं, रजिस्ट्रेशन का डेट क्या है। ये रजिस्ट्रेशन का डेट है 1 तारीख से, मतलब 1 जुलाई से 21 जुलाई तक। और सेम पेमेंट का भी डेट है। उसके बाद पीईटी जो है, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, मतलब आपको जो एग्ज़ाम कैसे होने वाला है उसकी जो ट्रेनिंग है वो दी जाने वाली है। तो वो ये जो तारीख है 12 से 17 अगस्त के दौरान होने वाली है। उसके बाद दोस्तों आपका आने वाला है कॉल लेटर या एडमिट कार्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन का। कौन सी वाली? प्रीलिम, ठीक है? तो ये प्रीलिम का जो कॉल लेटर है वो आपका आने वाला है अगस्त में, ठीक है? ये आने वाला है आपका अगस्त में। उसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो प्री एग्ज़ाम है प्रीलिम, वो आपका होने वाला है अगस्त में ही, ठीक है? उसके बाद जो है दोस्तों रिज़ल्ट आने वाला है इसका, क्योंकि इसके 2 एग्ज़ाम है, प्री भी है और मेंस भी है। तो प्री का पहले रिज़ल्ट आएगा, वो आएगा सितंबर में, ठीक है? और उसके बाद दोस्तों जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस का जो कॉल लेटर है वो आएगा सितंबर या अक्टूबर में, ठीक है? उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होगा कब? ये अक्टूबर 2024 में, ठीक है? और जो आपका अलॉटमेंट है आपके लिए जो जॉब्स है वो दिए जाएंगे 2025 अप्रैल में, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। ये था इम्पॉर्टेंट डेट्स कौन से। एक ज़रूरी सूचना भी यहाँ पे दी हुई है कि जो पीईटी है, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, ये ऑनलाइन भी हो सकता है या फिजिकल मोड मतलब ऑफलाइन भी हो सकता है, ठीक है? एक ज़रूरी सूचना उन्होंने दी हुई है। इसके बाद ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये इसका पूरा का पूरा इंडेक्स है, ठीक है? हम लोग डायरेक्टली एक एक पॉइंट को टच करेंगे, ठीक है? देखो देखो दोस्तों, इसमें पार्टिसिपेट होने वाले बैंक्स कौन से, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ये सारे बैंक्स जो है ये इसमें पार्टिसिपेट होने वाले, मतलब इन बैंकों में आपको जो है क्लर्क की पोस्ट है वो मिलने वाली है, ठीक है दोस्तों? आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आप जब अप्लाई कर रहे हो तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। वो पहला है इसमें नेशनलिटी। नेशनलिटी ऑफ कोर्स इंडियन होनी चाहिए। उसके बाद नेपाल और भूटान के भी जो लोग हैं उनको भी वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तिबेटन रेफ्यूजी जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या इंडियन ओरिजिन लोग जो जिन्होंने माइग्रेट किया है इन कंट्रीज़ में से, वो भी इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और इसमें दिया हुआ है वो आप पढ़ लो। उसके बाद दोस्तों ज़रूरी चीज़ है वो एज है इसमें। एज क्राइटेरिया जो है वो 20 साल से 28 साल तक है। अगर 20 साल से 28 साल तक है तो आपकी बर्थ डेट इन जो ये जो 2 तारीख दी हुई है इनके बीच में होनी चाहिए, ठीक है? इसके बाद आता है दोस्तों एज लिमिट में रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन कितना है, जैसे कि हर बार होता है शेड्यूल कास्ट जो है और शेड्यूल ट्राइब्स है उनको लिए 5 साल, ओबीसी जो नॉन क्रिमिलियर में आते हैं उनके लिए 30 साल। उसके बाद जो फिजिकल पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 साल, ठीक है? उसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए जो 3 साल का उनको रिलैक्सेशन, मतलब सर्विस में से सर्विस के बाद उनको 3 साल तक की मोहलत दी जाती है, ठीक है? उसके बाद विडोज़ है। ये देखो 5वां नंबर है विडोज़ या डाइवोर्सी वुमन और लीगली जो सेपरेट हुई वुमन होती वीमेन होती है उनके लिए जो है
35 साल तक का कंसेशन है। और उसमें भी अगर ओबीसी है तो उनको 38 ईयर्स का 38 साल का, और 40 साल का अगर वो एससी एसटी से बिलोंग करती है तो। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स। 1984 के दंगों में जो अफेक्ट हुए लोग हैं उनके लिए भी थोड़ा रिलैक्सेशन दिया हुआ है, वो है 5 साल का। ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये ज़रूरी चीज़ है कि आपको ये जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी इसमें से कैटेगरी का आप लाभ उठाना चाहते हो तो वैसे जो डॉक्यूमेंट्स है आपको तैयार रखने हैं। कोई भी कैटेगरी एससी एसटी हो या ओबीसी हो या एक सर्विसमैन में हो तो ये रखना है। ये देखो, रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। अगर बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ में अगर आप आते हो तो कौन से बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ जो है वो एप्लीकेबल है इस जॉब के लिए, वो दी हुई है। देखो दोस्तों, ये पहली दी हुई है विजुअल इम्पेयरमेंट वीआई, उसके बाद हियरिंग इम्पेयर्ड, उसके बाद ऑर्थोपेडिकली चैलेंज लोकोमोटर डिसेबिलिटी कैटेगरी ये, और उसमें जो कंडीशन है वो दी हुई है। उसके बाद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आईडी कैटेगरी। उसके बाद है दोस्तों मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। ओके, ये सारी जो कैटेगरीज है इनको लाभ उसके मिलने वाले हैं, लेकिन उसकी जो कंडीशंस है उसमें दी हुई है। देखो जो गाइडलाइंस है उनके लिए, क्योंकि उनके लिए जो स्क्राइब मतलब एक राइटिंग के लिए हेल्प के लिए एक एक जो है स्क्राइब मिलने वाला है आपको, तो उसके लिए गाइडलाइंस जो है दी हुई है। और फिर आपको जो अगर लाभ मिलने वाला है तो उसके फॉर्म आपको भरने ज़रूरी है। देखो अपेंडिक्स 1 अपेंडिक्स 2, ये जो अपेंडिक्स है ये मतलब एक फॉर्मेट होते हैं जो आपको भर के देने हैं। अगर आपके साथ कोई बैठ रहा है एग्ज़ाम के लिए तो उनके जो इन्फॉर्मेशन है उस फॉर्मेट में आ जाती है। वो फॉर्मेट जो है देखो देखो दोस्तों, ये पीडीएफ के अंत में आपको दिए हुए हैं। ठीक है, वहाँ से वो डाउनलोड करके वो भर के आपको सबमिट करना पड़ता है। देखो ये गाइडलाइंस सभी के लिए दी हुई है। हम लोग थोड़ा नीचे जाते हैं फटाफट, ये पीडीएफ बहुत बड़ा है। वैसे ये पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डालने ही वाले हैं। टेलीग्राम के ऊपर जाके आपको सर्च करना है, देखो सर्च बार में रोज़गार स्टेशन, और ज्वाइन करना है चैनल। उसके बाद आपको ये पीडीएफ पूरा का पूरा पीडीएफ अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, देखो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। उसके बाद आता है दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कब तक का चाहिए दोस्तों, ये चाहिए 21/7 मतलब 21 जुलाई तक आपका ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। क्या चाहिए, डिग्री चाहिए, जिसको कि ग्रेजुएशन भी बोलते हैं हम लोग। डिग्री चाहिए कोई भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, रिकग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद दोस्तों ज़रूरी चीज़ है वो है कंप्यूटर लिटरेसी। आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। क्या चाहिए इसके लिए कि सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, या डिप्लोमा या डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशन, या कोई लैंग्वेज आपको आती हो कंप्यूटर लैंग्वेज, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए हाई स्कूल में या कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में। ठीक है, मतलब आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना ज़रूरी है। उसके बाद और एक चीज़ है दोस्तों, देखो ये है प्रोफिशिएंसी इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और यूटी। मतलब जो भी स्टेट है जहाँ पे आप अप्लाई करने वाले हो, वहाँ की जो लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज उस स्टेट की, उसमें आपको प्रोफिशिएंसी चाहिए। प्रोफिशिएंसी मीन्स आपको रीडिंग और राइटिंग और स्पीकिंग आना चाहिए उस लैंग्वेज का। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों ये कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आपके जो रिजल्ट्स है उसमें परसेंटेज नहीं आता है, तो सीजीपीए या सीजीपीए में कैलकुलेट होता है, तो उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके ही वो आपको जो है अपलोड करने हैं मार्क्स। जब भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे तभी आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। उसके बाद और एक ज़रूरी चीज़ है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए दोस्तों, अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो।
हाँ, ये और एक ये क्योंकि बैंकों का है रिक्रूटमेंट, तो उन्होंने एक ये ज़रूरी चीज़ उसमें दी हुई है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 175 रुपीज़ है। किसके लिए? SC ST, फिर फिज़िकली जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ है उनके लिए, एक सर्विसमैन के लिए, ठीक है। तो ये 175 रुपये है और 850 रुपये बाकी कैंडिडेट्स के लिए। एग्ज़ामिनेशन कैसे होने वाला दोस्तों, ये देखो। एग्ज़ामिनेशन में पहले होने वाला है प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन, मतलब प्रीलिम होने वाला है। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उसके लिए जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, ये 3 सब्जेक्ट है। जैसे कि आप देख सकते हो उसमें कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने मार्क्स के लिए आने वाले हैं और उसको कितना टाइम देने वाले हैं, दिया जाने वाला है। तो वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आता है मेन एग्जामिनेशन। इसमें भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही होने वाला है। सब्जेक्ट थोड़े अलग है। पहला सब्जेक्ट है जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस। उसके बाद जनरल इंग्लिश है, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है और उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। तो ये जो सब्जेक्ट है उनके लिए कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होने वाले हैं वो दिया हुआ है और उसमें टाइम कितने लगने वाला है ये दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें एक ज़रूरी चीज़ क्या है दोस्तों कि जो जनरल इंग्लिश है ये इसका मीडियम जो है इंग्लिश, मतलब इंग्लिश तो इंग्लिश में ही आएगा ना। बाकी जो है उनका मीडियम आपको आप जो मीडियम सेलेक्ट करने वाले हैं उसी के हिसाब से आ जाएगा। देखो, अभी जो मैं हम लोग ने वहाँ पे स्टार दिया हुआ था ना ऊपर, तो वो स्टार मतलब कौन सी लैंग्वेजेस में आप दे सकते हो ये एग्ज़ाम। तो देखो ये यहाँ पे स्टेट का नाम दिया हुआ है या यूनियन टेरिटरी का नाम दिया हुआ है और वो पर्टिकुलर स्टेट में कौन सी लैंग्वेज अवेलेबल रहने वाली है ये भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जो भी कंफर्टेबल हो लैंग्वेज में या आपकी मदर टंग हो उसमें भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके बाद देखते हैं दोस्तों जो है पेनल्टी क्या होने वाली है कि 0.5 मार्क्स की जो पेनल्टी होने वाली है अगर आपका आंसर रॉन्ग आता है तो माइनस मार्किंग हम लोग जिसको बोलते हैं 1/4 है, ठीक है। 0.5% या उसको 1/4 भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये होने वाली है। उसके बाद कट ऑफ स्कोर ऑनलाइन में एग्जामिनेशन का क्या होने वाला है उसके बारे में भी दिया हुआ है। वो एक बार ठीक से आप पढ़ लीजिए। हम लोग थोड़ा आगे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो हम लोग इसमें कवर करेंगे। एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद जो है प्रोविजनल अलॉटमेंट के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। ये बाद में आप पढ़ लेना ठीक से। इसके बाद आता है दोस्तों कि आपका वेरिफिकेशन किन चीज़ों का होने वाला है। तो दोस्तों इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका चाहिए जब आप एग्ज़ाम के लिए आपकी एलिजिबिलिटी वेरीफाई जब होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन चाहिए होता है। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए होता है, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होता है, फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ। उसके बाद मार्कशीट्स आपके और सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन के वो चाहिए होते हैं। अगर आपने किसी कास्ट कैटेगरी में अप्लाई किया है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरी होती है। अगर आप EWS कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। अगर आप डिसेबल करके अप्लाई करते हो तो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ आप है उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड के द्वारा इशू किया हुआ, ठीक है। और भी ज़रूरी चीज़ है इसमें, ठीक है। इसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए क्या जो कंडीशन है वो यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। आगे जाते हैं हम लोग आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। जैसे कि मैंने बोला फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपका होना चाहिए। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है एग्ज़ाम के दौरान। उसके बाद आपका
यहाँ पे दिया हुआ है कि IBPS पार्टिसिपेटिंग बैंक्स में ऑल्सो कंडक्ट ऑनलाइन आधार वेरिफिकेशन। आपका ऑनलाइन आधार वेरिफिकेशन भी हो सकता है इस प्रोसेस के दौरान। उसके बाद आता है दोस्तों प्रीलिमिनरी, जो प्रीलिम एग्ज़ाम है उसका कॉल लेटर, तो वो आ जाने वाला है आपको, जैसे कि डेट दिया हुआ है। ठीक है, इसकी कितनी कॉपीज चाहिए, क्या चाहिए, उसके बारे में ये जानकारी दी हुई है। और एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, इसकी जो लिस्ट है वो दी हुई है। इसके बाद आता है दोस्तों पॉइंट कि हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करोगे। ठीक है, ये पूरी प्रोसीजर दी है अप्लाई की, मतलब वो तो जनरल है। हर बार हम लोग फ़ोटोग्राफ कैसे होने चाहिए, या सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, या कोई थम इम्प्रेशन अपलोड करना है क्या, ये सारी चीज़ें जो है ये इन पॉइंट्स में दी हुई है। और ऑनलाइन पेमेंट के मोड कौन से हैं, कैसे आप पेमेंट कर सकते हो, ये पूरी जानकारी दी हुई है। इसके बाद दोस्तों ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको जो आप पेमेंट करोगे तो उसका ई रिसीट, देखो यहाँ पे दिया हुआ है बोल्ड लेटर्स में कि उसका जो ई रिसीट है वो आपको प्रिंट करना है दोस्तों, प्रिंट करके रखना है। ठीक है, थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग। देखो दोस्तों ये पूरी जो सूचना है वो आपको पढ़नी है, ये आपको ज़रूरी है जब आप एप्लीकेशन करोगे। क्या कौन से आइटम्स एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर ज़रूरी, मतलब आप लेके जा सकते हो या लेके नहीं जा सकते हो, उसकी पूरी जानकारी। ये नहीं, यहाँ पे नॉट अलाउड दिया है, मतलब ये आप लेके नहीं जाएंगे, नॉट अलाउड। ठीक है, अगर मिसकंडक्ट होता है तो कौन सी कार्रवाई होने वाली है, इसके बारे में दिया हुआ है। उसके बाद नीचे जाते हैं दोस्तों, धीरे धीरे कॉल लेटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। देखो अभी आ गए हम लोग कि वैकेंसीज कितनी है। अभी एक एक स्टेट का पूरा ये चार्ट दिया हुआ है। देखो ये अंडमान निकोबार से स्टार्ट होता है, एक एक जो स्टेट है उसमें कैटेगरी वाइज, जो हम लोग ने रिजर्वेशंस ऊपर देखे उसमें कैटेगरी वाइज कितने सीट्स अवेलेबल है उसकी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। तो ये आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं वहाँ का जो चार्ट है वो आप ठीक से देख लेना, कैसे आप कहाँ पे आप फिट बैठते हो, कहाँ पे आपको लगता है कि आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो सेंटर्स क्या रहने वाले एग्जामिनेशन के लिए, तो ये भी अपने अपने स्टेट में कौन से जो सेंटर्स है या आपके नज़दीकी कौन से सेंटर्स है, ये चार्ट से आपको ये पता चलेगा। ठीक है, देखो ये पूरे सेंटर्स जो है वो दिए हुए हैं, ये पूरी लिस्ट सेंटर्स की है। ठीक है, उसके बाद अप्लाई करने से पहले जैसे कि हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कौन सी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास रेडी। आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, डिक्लेरेशन हैंड रिटन। ठीक है, उसके बाद ये फोटोग्राफ की जो फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए इसके बारे में पॉइंट्स है। उसके बाद डूज एंड डोंट्स ऑफ फ़ोटो कैप्चर, फ़ोटो कैप्चर जो आपका होने वाला है वेब कैम में एग्ज़ाम के पहले, उसके बारे में चीज़ें दी हुई है। सिग्नेचर आपका कैसा होना चाहिए, ठीक है, कितनी साइज़ होने चाहिए, उसके डायमेंशंस दिए हुए हैं। उसके बाद है थंब इम्प्रेशन, जो लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आपका आप अपलोड करने वाले हो उसके बारे में। उसके बाद डिक्लेरेशन आप लिखने वाले हाथ से, उसके बारे में दिया हुआ है। उसके बाद सर्टिफिकेट एज मेंशन इन क्लॉज जे फॉर एलिजिबल कैंडिडेट, जो क्लॉज जे में आते हैं कैंडिडेट। ठीक है, ये पूरी जो छोटी छोटी सूचनाएं हैं वो आपको ध्यान से पढ़नी है। उसके बाद आते हैं, देखो ये अलग अलग फॉर्म, SC ST के लिए अगर आप एप्लीकेबल हो तो ये फॉर्म भरना है आपको। उसके बाद OBC के लिए है, उसके बाद EWS के लिए है, इसके बाद ये
अगर डिसेबिलिटी में आते हो तो डिसेबिलिटी के अलग अलग जो फॉर्म है, अलग अलग डिसेबिलिटीज़ के लिए। ये देखो, हम लोग इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, जिसमें भी आप एप्लीकेबल हो वो अपेंडिक्स या फॉर्म आपको भरना है। ठीक है, यहाँ पे अपना पीडीएफ ख़त्म होता है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और बहुत सारी वैकेंसीज़ के जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे आते रहेंगे दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और सोशल मीडिया पे भी रोज़गार स्टेशन को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।